हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों पिछले वीडियो में हमने बात की थी किसके बारे में बच्चों, कि हमारा जो 10th का चैप्टर नंबर 1 है उसमें हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण की। रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण की यानी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब उसमें हमने थोड़ा बहुत देख लिया था बच्चों। कहाँ तक हमने ये देख लिया था, ये थोड़े से क्वेश्चन थे कि गर्मियों में कमरे के ताप पर जो दूध को खुला छोड़ दें तो क्या होगा, ठंडा नहीं होगा। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने कर लिया था। इसमें आपको एक ही चीज़ याद करनी है, जो मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो एक तो क्या थी बच्चों, चमकदार श्वेत लौ बनती है, श्वेत चूर्ण बनता है, और जो यहाँ पर जो बच्चों प्रोडक्ट बनता है ये होता है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी बच्चों हमने बात पिछले वीडियो में बात कर ली है, जो कि अपलोड कर दिया जाएगा। अब इस वीडियो में बच्चों हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है, क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर है हमारे पास क्रियाकलाप 1.2 और ये चित्र बच्चों जब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर के ऊपर भी ये चित्र था। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्रियाकलाप जो 1.2 है वो क्या कहता है, एक परख नली में लेड यानी कि शीशा ले लें बच्चों, लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। एक परख नली है, उसमें आपको क्या लेना है बच्चों, लेड नाइट्रेट लेना है। ठीक, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। और आपने क्या प्रेक्षण किया, मतलब दो पॉइंट ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कह रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक परख नली लेनी है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, परख नली है, टेस्ट ट्यूब है। इसमें आपको लेड यानी कि शीशे का नाइट्रेट लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है बच्चों, जिसका सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ये है बच्चों लेड नाइट्रेट, क्या है, लेड नाइट्रेट। और ये कह रहा है बच्चों इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है। क्या मिलाना है, पोटेशियम आयोडाइड Ki। ठीक है बच्चों, और आपने क्या प्रेक्षण किया, बस इतना सा एक्सपेरिमेंट देके इसने छोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, क्या प्रेक्षण किया, यहाँ पर कोई इसके अलावा क्या है बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में या इस क्रियाकलाप के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए बच्चों मैं ऐसे बताता हूँ कि इसमें आपको 4 नाम नज़र आ रहे हैं बच्चों। कितने नाम, 4 नाम। कैसे पता चल रहा है बच्चों, हमें पता चल रहा है, 1 मिनट कूलर कम कर देता हूँ बच्चों में। तो मैं बताता हूँ बच्चों कि इसमें आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। कैसे, तो देखिए एक तो है बच्चों, इसका नाम क्या है, अच्छा इसका नाम है बच्चों पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, जो कि दिया हुआ था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड। और इसका नाम क्या है बच्चों, लेड नाइट्रेट। तो मैं तो ऐसे बताऊंगा बच्चों कि आपको अब इसमें 4 नाम नज़र आ रहे हैं बच्चों, एक लेड है, एक नाइट्रेट है, एक पोटेशियम है और एक आयोडाइड है। 4 नाम हैं। 4 नाम जब भी आपको नज़र आएँ तो कक्षा 10th तक ये ट्रिक काम कर जाएगी कि ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे पहचानेंगे, मैंने तो सीधा सिंपल से बताया, हमें याद नहीं है, हमें याद करना है। अगर आपको 4 नाम नज़र आ रहे हैं बच्चों तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की हम बात करेंगे, क्या इनके कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमें देखने को मिलेगी। बीच में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इसलिए मैंने कहा है आपको 4 नज़र आ रही हैं चीज़ें। पहले का दिया बच्चों पोटेशियम आयोडाइड 2 और लेड नाइट्रेट, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों। ठीक, तो ये 4 आइटम दिए हैं आपको, चारों को कहा है कि इनकी जो क्रिया है उसको प्रेक्षण करना है। तो अब मैं बच्चों प्रेक्षण की बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या बनेगा और इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन। बच्चों ये जो लेड नाइट्रेट है, ठीक है, इसकी क्रिया जब Ki से करवाएंगे, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ये है बच्चों लेड नाइट्रेट। और ये जो क्या है बच्चों, ये है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड। क्या है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड। आपको 4 चीज़ें मिल गई। अब इसको कैसे हम उत्पाद बनवाएंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगी तो ये अभिकारक होते हैं। तो राइट साइड में जो तीर के निशान की राइट साइड है उस साइड हम क्या लेते हैं बच्चों, उत्पाद लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। तो अब देखो क्या बनेगा,
4 चीज़ें मैं कहता हूँ बच्चों, इसका पीछे वाले को इसके आगे वाले के पास पहुँचा दें, यानी कि इन दोनों को मिला दें, और इसका पीछे वाला और इसके आगे वाले को मिला दें, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा पोटेशियम। तो किसके साथ जाएगा बच्चों, पोटेशियम को भेज देंगे हम नाइट्रेट के साथ, तो वो बन जाएगा बच्चों KNO3, ये नाइट्रेट होता है बच्चों, और ये पोटेशियम है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, और इसका पीछे वाला है बच्चों, इसको कहाँ पहुँचा दे, इसके आगे वाले के पास, तो ये बन जाएगा PVI2। और ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास लेड आयोडाइड। क्या है बच्चों, लेड आयोडाइड। क्या है बच्चों, लेड आयोडाइड। तो बच्चों इस प्रकार हम किसी द्विविस्थापन अभिक्रिया को सॉल्व कर सकते हैं। अभिकारक दिया है, उसके आधार पर हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। आगे इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, अभी हम चल रहे हैं मात्र हमारे सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब एक क्या कह रहा है बच्चों कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक ले लीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम। ठीक, ये लीजिए, ये हमारा यहाँ पर क्रियाकलाप 1.3 है, इसको यहाँ से यहाँ ऊपर ले लेते हैं। ठीक, और अब हम शुरू करते हैं हमारा काम। क्या कह रहा है बच्चों, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। ये एक बच्चों शंकु के आकार का है फ्लास्क है, इसलिए इसको कहेंगे बच्चों शंक्वाकार फ्लास्क। ठीक, और कुछ क्या लेना है बच्चों, दानेदार जिंक। ये यहाँ पर दानेदार जिंक ये लिखा हुआ है बच्चों, दानेदार जस्ता, और जस्ते को ही हम कहते हैं बच्चों जिंक, और जिंक का प्रतीक क्या होता है बच्चों, Zn। ठीक, अब आगे क्या करना है बच्चों, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। इसमें अम्ल डालना है बच्चों, कौन सा अम्ल डालना है, या तो हम डालेंगे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे कहते हैं, और वो भी कैसा डालना है बच्चों, तनु। तनु और सांद्र 2 प्रकार के हमारे पास विलयन होते हैं। तनु का मतलब होता है अत्यधिक पतला, जिसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा हो विलय की तुलना में, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तनु विलयन। मैं लिख देता हूँ, एक तो होता है बच्चों तनु, और एक होता है हमारे पास सांद्र। तनु का मतलब होता है इसमें विलायक की मात्रा क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी, और विलय जो है वो क्या होगा बच्चों, कम होगा। और सांद्र जो है बच्चों, उसमें विलायक की जो मात्रा है वो कम होती है, और विलय की जो मात्रा है वो क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। विलय की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये विलय। ठीक है बच्चों, इस प्रकार सांद्र, तनु, विलयन। और ऐसे भी आप समझ सकते हो, तनु का मतलब बच्चों पतला, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक, इसको आप नोट कर लेना कहीं बच्चों, वीडियो को थोड़ा बैक लेकर। तो हमने क्या किया बच्चों, एक शंक्वाकार फ्लास्क लिया है, उसमें थोड़ी सी हमने दानेदार जिंक लिया है, यानी कि धातु ली है, और ऊपर से हमने डाला बच्चों या तो आप H2SO4 यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दीजिए, या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दीजिए। दोनों में से कोई एक आप डाल सकते हैं। एक सावधानी यहाँ पर दी हुई है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं बच्चों कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन चखना नहीं है हमें, है ना। अगर उसको चखेंगे और H2SO4 अगर वो है तो आपका मुंह जल सकता है, आपके मुंह में अंदर छाले या फफूले पड़ सकते हैं, तो इसलिए सावधानी यहाँ पर दी हुई है। अब क्या कह रहा है बच्चों, क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है बच्चों। जैसे ही जस्ता लेते हैं और हम कोई भी अम्ल डालते हैं, तो यहाँ पर बच्चों बुलबुले बनना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या बनना प्रारंभ हो जाते हैं बच्चों, बुलबुले, यानी एक गैस बनेगी। शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए। इसको हम थोड़ा सा स्पर्श करेंगे, टच करके देखेंगे क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। बच्चों रिएक्शन जब होती है तो या तो वो ऊष्मा को ग्रहण करेगी, अवशोषित करेगी, जिसे कहेंगे हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। अगर किसी रिएक्शन को होने में ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कहते हैं हम ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, और अगर ऊष्मा का या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसे हम कहते हैं बच्चों ऊष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ये हमें बच्चों एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अम्ल लेना है और धातु लेनी है। अब जब अम्ल और धातु लेंगे तो बच्चों क्या होगा, एक गैस बनेगी जिसको कहते हैं हम हाइड्रोजन। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम समझ लेते हैं। एक कॉर्क का टुकड़ा यहाँ इस फ्लास्क को बंद करने के लिए है। फ्लास्क के आर पार एक कांच की खोखली नली डाली हुई है ताकि जो गैस बनेगी वो बाहर निकाल सके। ठीक, तो कांच की नली है, कॉर्क है, शंक्वाकार फ्लास्क है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या दानेदार जिंक का प्रयोग किया गया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है और दानेदार जिंक का प्रयोग किया गया है बच्चों। ठीक,
और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। अब इसकी मैं रिएक्शन की बात करूँ बच्चों, क्योंकि हमारी बुक में इसकी रिएक्शन नहीं है, तो अब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या थी, जिंक थी, और चूंकि ये ठोस होती है तो हम इसके लिए लिखेंगे सॉलिड। उसके इसमें सब स्क्रिप्ट कहते हैं बच्चों इसको, या तो आप कह दीजिए बेस में लिख रहे हैं, भाई जिंक के साथ नहीं लिख रहे, उससे थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, या तो कह दिए सब स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, या फिर कह दिए हम बेस में लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जिंक सॉलिड है, ठोस है, इसलिए एस। क्या डाला बच्चों हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4। ये किसका सूत्र होता है बच्चों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। और जो अम्ल है बच्चों वो एक्वस कंडीशन में पाया जाएगा, यानी कि जल में घुला हुआ पाया जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ AQ। AQ क्या लिखा है बच्चों, AQ लिखते हैं हम जब कोई भी जल में विलय हो, तो H2SO4 को जल में मिलाकर हम तनु विलयन बना लेंगे, तनु अम्ल बना लेंगे। अब देखिए बच्चों, जब इन दोनों की क्रिया होती है तो क्या होता है बच्चों, अब देखो यहाँ पर 4 आइटम आपको नज़र नहीं आ रहे हैं बच्चों। मैंने पिछले वाले में इस एक्सपेरिमेंट क्या कहा था, आपको 4 अगर आइटम नज़र आए तो फिर हमें क्या करना है, द्विविस्थापन। लेकिन यहाँ पर बच्चों 1 हाइड्रोजन, 1 सल्फेट और 1 जिंक है, यानी कितने आइटम है बच्चों, 3। तो फिर ये जो अभिक्रिया है वो होती है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, कौन सी अभिक्रिया हो गई बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक तो हमें पता है बच्चों कि जब धातु की क्रिया अम्ल से करवाएंगे ना तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये हाइड्रोजन लिखा और इसके बेस में क्या लिख दूंगा मैं, जी। जी किसके लिए आएगा बच्चों, गैस के लिए। आगे चर्चा करेंगे, इनको सीखेंगे बच्चों। अब जब मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दी है बच्चों, तो अब क्या बचा हमारे पास, जिंक, और इधर क्या बना, सल्फेट बचा है। तो यह लिखूंगा जिंक और ये SO4, जिंक सल्फेट। अब आप कह रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर Zn है, Zn लिख दिया, SO4 है, SO4 लिख दिया, है ना, इसमें 1 2 3 और नहीं लगा सकती क्या। जैसे कि अपन मान लो एल्यूमिनियम का सल्फेट बनाती बच्चों, तो एल्यूमिनियम का सल्फेट का सूत्र ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ और यहाँ थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि बच्चों इसकी संयोजकता कितनी होती है, +3, और इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों, इस सल्फेट की -2। तो ये माइनस, ये जो 2 है इसका, वो इसके साथ लिखा जाएगा बच्चों, और ये 3 किसके साथ लिखा जाएगा, इसके साथ। तो जो इसका सूत्र बनेगा वो बनेगा बच्चों Al, ये 2 किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, और ये SO4 ये कोष्टक बंद, और ये 3 किसके साथ आ जाएगा बच्चों, इसके साथ। तो यहाँ पर क्या बनेंगे बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये आपने 9th में सीखा होगा, इतनी मुझे उम्मीद है और आपसे आशा है ना। 9th में आप जहाँ पर भी पढ़ते होंगे वहाँ आपको ये सिखाया गया होगा कि किस प्रकार से जो कोई तत्व है, यौगिक है, उसका सूत्र किस प्रकार से लिखा या बनाया जाता है। अब यहाँ पर क्यों नहीं हुआ बच्चा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर होता क्या है बच्चों कि जिंक जो है उसकी कितनी होती है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ZnSO4 जो है उसमें जिंक की होती है बच्चों +2, और सल्फेट की भी कितनी होती है, -2। ठीक है बच्चों, सल्फेट को आपको ये सिखाया होगा 9th में, ये सल्फेट का सूत्र है बच्चों, है ना। सल्फेट क्या है, सल्फाइड क्या है, सल्फाइट क्या है। अब इसमें मैं लिखता बच्चा इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक। तो ये क्या बनता बच्चों, Zn2 और ये SO4 होल ट्वाइस। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, अगर बराबर है तो इसको काट सकते हैं, तो सूत्र क्या बना, ZnSO4। तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है हमारे पास जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है बच्चों, जिंक सल्फेट, ठीक है। और ये भी जल में घुला होगा, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर AQ। आपको याद होगा बच्चों कि जब कोई ठोस पदार्थ होता है उसके लिए हम लिखते हैं S, यानी कि सॉलिड। द्रव होता है तो उसके लिए लिखते हैं हम L, छोटा l, यानी कि लिक्विड। और ये गैस जब बनती है बच्चों, क्या बनती है, जब गैस बनती है तो उसके लिए लिखते हैं बच्चों हम g। और जब जलीय विलयन होता है बच्चों तो उसके लिए हम लिखेंगे AQ, एक्वस। ठीक बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, जिंक धातु थी, H2SO4 एसिड लिया, क्या बनेगा, ZnSO4 + H2। आपको रिएक्शन याद नहीं करनी, मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, कोई भी धातु हो, कोई भी अम्ल हो। एक जगह अपवाद पढ़ेंगे बच्चों हम 10th में, चैप्टर नंबर 3-4 के आसपास, ठीक है, वहाँ पर मैं बता दूंगा आपको दोबारा। कोई भी धातु हो, कोई भी अम्ल हो, जब दोनों को मिलाएंगे तो एक हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और ये बच्चों क्या होता है, एक लवण होता है, साल्ट होता है। ठीक बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट क्लियर।
ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि, अब देखो तीन कौन से, एक कल पढ़ा पिछले वीडियो में, और एक ये था द्विविस्थापन अभिक्रिया वाला, और एक ये है विस्थापन अभिक्रिया वाला। तो तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीनों में हमने कुछ ना कुछ पदार्थ बनी है बच्चों, कोई गैस निकली है, किसी का टेम्परेचर चेंज होगा, ये सारे हमारे पास प्रेक्षण आएंगे। कोई ना कोई उत्पाद बनेगा, कोई गैस निकल रही है, कोई पात्र जो है वो गर्म हो जाएगा। और इस अभिक्रिया में बच्चों, ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ना बच्चों, इसमें एक पदार्थ बनता है जो कि अवलय होता है। ठीक है बच्चों, जब भी आपको याद कर लेना, जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, मतलब कुछ नहीं, 4 आइटम आपको नजर आए, अगर आपको 4 आइटम किसी रिएक्शन में नजर आ रहे हैं तो वहां पर आपको आंसर दे देना है द्विविस्थापन। आंखें बंद करके आंसर दे देंगे आप, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक, और द्विविस्थापन अभिक्रिया जब भी होगी तो एक अवलय पदार्थ बनता है बच्चों, जो कि उस विलयन में घुलेगा नहीं। कैसा पदार्थ बनेगा? अवलय, जो कि उस जो विलयन है उसमें घुलेगा नहीं। और इस अवलय पदार्थ को हम कहते हैं बच्चों अवक्षेप। क्या कहते हैं बच्चों? अवक्षेप। और अवक्षेप अगर किसी रिएक्शन में बनता है तो इस रिएक्शन को कहते हैं बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं इसको। अवक्षेप को बच्चों, अवक्षेप को हम पीपीटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पीपीटी, प्रोसिपिटेट। ठीक है, अब देखिए क्या क्या गुण हमें नजर आएंगे एक रिएक्शन में। ठीक, देखिए अवस्था में परिवर्तन, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया होगी बच्चों तो यहाँ पर 4 चीज़ें दे रखी हैं, इनमें से कोई ना कोई एक परिवर्तन आपको नज़र में आएगा, कोई ना कोई चीज़ दिखेगी। अवस्था में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन बच्चों? अवस्था में परिवर्तन। इसका एक्सपेरिमेंट हम क्या कर सकते हैं बच्चों? जैसे कि कार्बन जो है वो बच्चों ठोस होता है, कार्बन सॉलिड है, ठोस है, कोयला, प्लस इसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, यानी वायु में कौन सी गैस है बच्चों? ऑक्सीजन गैस है ना। नाइट्रोजन गैस भी होती है पर उसका यूज़ नहीं लेते, क्योंकि कोई भी पदार्थ जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं है ना तो कोई पदार्थ को हम जला भी नहीं सकते, ये याद रखें। कोई पदार्थ जल रहा है इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति है। अगर कोई पदार्थ नहीं जल रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है या फिर नहीं है। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जब इनकी क्रिया कराते हैं तो बच्चों CO2 बनती है, और CO2 एक क्या है? गैस है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कैसा लिया बच्चों? सॉलिड, ठोस लिया। ऑक्सीजन कैसी थी? गैस थी। और CO2 भी क्या बनी है? गैस। लेकिन कार्बन सॉलिड से क्या बन गई बच्चों? CO2 गैस बन गई। ठोस से गैस। क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आपके पास अवस्था कितनी होती है बच्चों? मुख्यतः 3, ठोस, द्रव और गैस। और 2 और पढ़ी हैं आपने, BEC और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक पढ़ी होगी आपने प्लाज्मा। 5 अवस्थाएं पढ़ते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन बच्चों। ठीक, रंग में परिवर्तन, दूसरा गुण क्या है बच्चों? रंग में परिवर्तन। अब जब कोई रिएक्शन होती है बच्चों, रिएक्शन होती है तो कुछ रिएक्शंस में क्या होता है? रंग में चेंज आता है। किस में चेंज आएगा बच्चों? रंग में। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ। क्या है कि जब हम लोहे की कील को यानी कि आयरन को बच्चों कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, ये AQ लिखा, ये सॉलिड लिखा, तो होता क्या है बच्चों? ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब आगे मैं बताऊँगा कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, जो अभिक्रिया होगी उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिएक्शन वास्तव में होती है या नहीं होती। ये रिएक्शन हो रही है कैसे पता लगेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो अगर मैं इसको उल्टा कर देता ना बच्चों तो फिर ये रिएक्शन नहीं होती। मतलब इसको मैं बना के ये बनाता तो फिर ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? आगे चर्चा करेंगे बच्चों, आपको सब सिखा दिया जाएगा। अब बच्चों मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर और आयरन सल्फेट प्राप्त होता है। अब कॉपर सल्फेट जो है बच्चों वो नीले रंग का होता है। कैसे रंग का? नीले रंग का। लेकिन जो आयरन सल्फेट बनता है बच्चों, ये जो आयरन सल्फेट बनता है ये होता है बच्चों हरे रंग का। कौन से रंग का? हरे रंग का। तो क्या रंग में चेंज आया? बिल्कुल आया, है ना। तो अवस्था में परिवर्तन, एक्सपेरिमेंट देख लिया हमने। रंग में परिवर्तन आता है? बिल्कुल आता है। या फिर आप क्या कर सकते हो बच्चों? आयरन सॉलिड, इसको अपन किसकी उपस्थिति में बच्चों? वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ सकते हैं। वायु की उपस्थिति में, नमी के संपर्क में, तो फिर क्या होता है बच्चों? जल वगैरह से और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? Fe3O4 बनाता है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? जंग है। ये किसका सूत्र है बच्चों? जंग का। और जंग कैसी? लाल भूरे रंग की। तो क्या रंग में चेंज हुआ? बिल्कुल। तीसरा है बच्चों हमारे पास, तीसरा क्या है? पहला हो गया, दूसरा गैस का निकास या उत्सर्जन। अब यहाँ पर देखिए ये एक गैस निकली थी बच्चों, कब? जब किसी अम्ल की क्रिया धातु से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
प्लस लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस का निकास अथवा उत्सर्जन। अगला क्या है बच्चों, तापमान में परिवर्तन। कुछ रिएक्शंस जिसको ऊष्मा चाहिए और कुछ रिएक्शन जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। जो उत्सर्जन करती हैं बच्चों उनको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है, मतलब उस रिएक्शन को करने के लिए हमें परख नली को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, गर्म। तो हमने ऊष्मा दी है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो तापमान में परिवर्तन बच्चों, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हैं। 5वां और लिखेंगे आप, 5वां है बच्चों अवक्षेपण। अवक्षेपण यानी कि अवक्षेप बनना या अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण। ठीक बच्चों, ये आपको 5 में से एक भी अगर अंतर आपको दिखाई दे रहा है, एक भी घटना हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। सीधा याद रखें बच्चों, इन 5 में से कौन कौन सा, अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, ठोस से द्रव बन जाए, गैस बन जाए। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या लिखा हमने, रंग में परिवर्तन, कलर में चेंज आ जाएगा। तीसरा क्या है बच्चों, गैस का निकास या उत्सर्जन या निकलना। और चौथा क्या है बच्चों, तापमान में परिवर्तन। और 5वां और आपको याद कर लेना है अवक्षेपण यानी अवक्षेप का निर्माण। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। यदि हम थोड़ा सा जूम कर लें, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। हमारे चारों ओर लगातार प्रत्येक टाइम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जारी है। ठीक, चाहे वो भोजन का पचना हो, कागज़ का जलना हो, कोई भी चीज़ जल रही हो, भोजन पका रहे हैं, हर जगह क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। प्रतीकात्मक निरूपण का मतलब है बच्चों, जैसा इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ये क्या देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसका अपन क्या लेंगे काम, सूत्र। इसने कहा दानेदार जस्ता, तो उसका हम क्या लेंगे बच्चों, प्रतीक काम में लेंगे। ठीक है, और प्रतीकों को लिखते हैं, बस वही क्या है, प्रतीकात्मक निरूपण। क्लियर बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, रासायनिक समीकरण आ रही है। क्या आ रही है बच्चों, रासायनिक समीकरण। अब मैं देख लेता हूँ बच्चों कितना हमारे पास आगे का टाइम है। नहीं, इसको हम अगले किसी वीडियो में, अगले वीडियो में शूट करेंगे बच्चों। तो अभी तक आपको बच्चों एक ही 2 पेज पढ़ाए हैं मैंने। क्या क्या पढ़ा है बच्चों, अभी तक हमने 2 एक्सपेरिमेंट देखे हैं। मैं आपको अब समझा देता हूँ इनको छोटा करके। ठीक, सबसे पहले तो बच्चों हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, मैग्नीशियम को जलाया हमने वायु की उपस्थिति में, तो बनता है 2MgO और यहाँ पर भी लग जाएगा 2। दूसरी रिएक्शन क्या देखी बच्चों, दूसरी रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंट अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला 1.2, क्योंकि इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर जो 3 है उसको मैं 2 ले रहा हूँ। यहाँ पर हमने देखा जिंक प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक बच्चों, 2 एक्सपेरिमेंट की बात की है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो बच्चों कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि सर हमें सूत्र बनाना नहीं आता है, रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं आता है। हालांकि बैलेंस करना हम सीखेंगे, लेकिन सूत्र बनाना हम यहाँ नहीं सीखेंगे क्योंकि वो 9th में था। और यदि आपको नहीं आता है तो फिर हम एक वीडियो बना लेंगे और आपको उसमें सूत्र बनाना सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपको डाउट लगे आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे 8107410945 ये मेरे मोबाइल नंबर हैं, इसी पर मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं। ठीक है बच्चों, आप मुझे इस पर मैसेज कर दें। कॉल का हो सकता है मैं कॉल ना उठा पाऊँ क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो मोबाइल को नॉर्मली मैं साइलेंट मोड में रख देता हूँ क्योंकि बार बार फ़ोन आते हैं तो क्लास बच्चों क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। ठीक, तो आप मुझे क्या करेंगे, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे बच्चों। ठीक है, नंबर सेव कर लें, पूरी साल हम काम आने वाले हैं। आपका जो भी डाउट हो केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपके डाउटों को क्लियर करने के लिए ही हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही हो, आप बिल्कुल बेझिझक होकर या तो कमेंट कर दीजिए वीडियो पर, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।
और अपना जो वीडियो है बच्चों, चैनल है, उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके सभी साथियों को फ़ायदा हो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।